हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट में, है ना, लिक्विड स्टेट के स्ट्रक्चर्स पे। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ द्रवों की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड स्टेट, या लिक्विड बोल दो, द्रवों की संरचना, द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। देखिए क्या है, एक बार ठोस की संरचना बहुत अच्छा समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है, या ठोस की स्ट्रक्चर हम लोग कई बार पढ़ते भी हैं। द्रवों की संरचना का अध्ययन बहुत कम हुआ है, द्रवों की संरचना का स्टडी बहुत कम हुआ है, इसलिए ये टॉपिक कभी कभी ही पढ़ा जाता है और बहुत कम लिमिट में पढ़ा जाता है, बहुत कम पढ़ा जाता है, ये भी बोल दूँ। तो होता क्या है, द्रवों की संरचना के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ एक ऐसा चीज़ है कि द्रव की संरचना ठोस और गैस के बीच का होता है। पहला कुछ पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिख देता हूँ, है ना, कि यहाँ द्रवों की संरचना, द्रवों का गुण लिखता हूँ, द्रवों का गुण ठोस, ठोस और गैस के मध्य होता है, गैस के मध्य होता है ना। यहाँ जो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ठीक है, एक सामान्य बात है, लेकिन इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, हमारे पास गैसियस स्टेट एक विस्तार से पढ़ा जाता है ना, हमने पढ़ा भी है। सॉलिड स्टेट के जो सॉलिड स्टेट साइंस है वो भी काफ़ी डेवलप है। लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री या लिक्विड स्टेट का जो स्टडी है वो डेवलप नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, सॉलिड और गैस से कुछ कॉम्बिनेशन सोचते हैं। तो क्या होता है, कुछ गुण ठोस के भी मिलते हैं और कुछ गुण गैस के भी मिलते हैं। इंटरमीडिएट होते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल सकते हैं कि द्रव अवस्था में या द्रवों में कुछ गुण ठोस के और कुछ द्रव के, कुछ गैस के होते हैं। क्या बोला भाई, द्रवों में कुछ गुण ठोस के और कुछ गैस के होते हैं। तो यहां लिख सकता हूं, लिक्विड सो सिमिलैरिटी विद सॉलिड in some property and with gas in other, and with gas in other। ये दो चीज याद रखें कि जो ठोस द्रव है, द्रव का गुण कुछ ठोस के भी होते हैं और कुछ गैस के भी होते हैं। लेकिन अगर आप सवाल करेंगे कि किसके ज़्यादा करीब है द्रव, जो अवस्था है वो किसके ज़्यादा करीब है, तो मैं बोलूँगा द्रव जो अवस्था है वो ठोस के ज़्यादा करीब होते हैं, ठोस के ज़्यादा गुण मिलते हैं कंपेयर टू गैस। तो ये भी पॉइंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि लिक्विड स्टेट इज मोर क्लोज टू सॉलिड इन प्रॉपर्टीज, है ना। क्या लिखे भाई, द्रव अवस्था ठोस के निकट गुण रखता है, गुण अधिक रखता है, गैस की तुलना में अधिक रखता है। क्या बोल रहा हूँ भाई, जो द्रव अवस्था, जो लिक्विड स्टेट है वो ठोस के ज़्यादा करीब है, किसकी तुलना में, गैस की तुलना में। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं।
हालांकि जो सिलेबस के पॉइंट है उस पर ही ज़्यादा फोकस करूंगा, है ना। जरा देखें, सॉलिड में आप जानते हैं जब हम शुरुआत में बात किए तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाती है और यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो और बढ़ जाता है इस तरह से। तो यहाँ से ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वैसे ये भी होता है, इसमें भी एक डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसमें भी डेंसिटी थोड़ा अच्छा ही होता है, इसमें डेंसिटी बहुत कम होता है ना। ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर, तो यहाँ कम मूवमेंट है, यहाँ और थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो जो करीब यहाँ जो डिस्टेंस है ना, या इनकी जो प्रॉपर्टी वो लगभग आसपास है और इसमें काफ़ी दूरी होती है प्रॉपर्टी में। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है ना, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये सब किसके करीब है, सॉलिड के करीब है, किसमें, लिक्विड में। लेकिन फिर भी मैं पहले ही बोला कि लिक्विड स्टेट के ज़्यादा डेवलप ना होने के कारण है उसकी उस पर थ्योरी कम होना, उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट कम होना। तो फिर भी इस पर थ्योरी, इसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत कम एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पर फिर भी इसके पीछे बहुत सारे थ्योरी दिए गए। अब मैं अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो लिक्विड संरचना दिया गया उनकी बातें यहाँ पर करूँगा, ठीक। तो पहले ये इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट लिखेंगे और फिर हम अब संरचना के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के सिद्धांत दिए गए द्रव की संरचना को समझने के लिए, कि एक को इरिंग थ्योरी बोलते हैं और दूसरा बर्नल और स्कॉट का थ्योरी है और तीसरा साइटोबैक्टिक प्रिंसिपल। तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे हमको ये बातें जानने को मिलेगा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे होता है, आणविक रूप से कैसे व्यवस्थित होते हैं अणु, उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो पहले आप द्रवों की संरचना को अच्छे से नोट करिए। द्रवों के संरचना को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं। तो उनके बेस पर 3 सिद्धांत जो हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया गया है और 3 सिद्धांत हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो द्रवों की संरचना से संबंधित 3 सिद्धांत, पहला है 3 सिद्धांतों में से पहला है इरिंग का सिद्धांत, आयरिंग बोल सकते हो, बर्नल और स्कॉट का थ्योरी, और एक साइटोबैक्टिक समूह मॉडल, साइटोबैक्टिक ग्रुप मॉडल। तो उनमें से अब कौन सा थ्योरी कैसे बताता है स्ट्रक्चर को, उनके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे इरिंग्स मॉडल को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इरिंग्स मॉडल, इरिंग्स या प्रिंसिपल या इरिंग्स मॉडल, है ना। आयरिंग का सिद्धांत, इसको हम लोग सबसे पहले सोचते हैं। आयरिंग का सिद्धांत देखेंगे भाई। आयरिंग के सिद्धांत में जो मुख्य बिंदु क्या है और कैसे स्ट्रक्चर की बात करता है, मैं पहले चीज़ क्लियर कर दूं फर्स्ट पॉइंट में कि इरिंग्स का थ्योरी लिक्विड स्टेट के स्ट्रक्चर को मोर क्लोज टू गैसियस स्टेट बताता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिना प्रमाण के बात किया, कुछ प्रमाण था उसके पास, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो पहले मैं लिख देता हूँ सेंटेंस कि अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट इज शोन क्लोजर टू गैस, या क्लोजर टू गैस दर्शाया क्या बोलो, या गैस के निकट या गैस के समान इसके व्यवहार को समझाया गया, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं इस सिद्धांत द्वारा द्रव अवस्था को गैस अवस्था के निकट समझाया गया या बताया गया, निकट बताया गया, है ना। कैसे? इसने ये बोला कि जैसे गैसों के अणु के बीच में रिक्त स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है, वैसे ही लिक्विड के अणुओं के बीच में भी खाली जगह होता है। और लिक्विड के अणुओं के खाली जगह का पैमाना ब्रिजमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पर
लगभग टोटल मॉलिक्यूल का 3% बताया है। मतलब 100 मॉलिक्यूल में से 3 मॉलिक्यूल के बराबर वहाँ पर स्पेस होता है द्रव अवस्था में, है ना, ये बताया गया। क्या बोला गया, इस सिद्धांत के अनुसार गैसों के समान द्रव में भी गैसों के समान द्रव में भी गैसों के समान द्रव में भी रिक्त स्थान होते हैं जो 3% भाग होता है, 3% भाग होता है, जो 3% भाग होता है। तो गैसों के समान द्रव में भी रिक्त स्थान होते हैं जो 3% भाग होता है। तो यहाँ पर लिख लें as in the gas liquid also have vacant space which covers 3% of the total एरिया या टोटल वॉल्यूम, ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद देखो एक डायग्रामेटिक फॉर्म से इसको समझाने की कोशिश भी किया गया। मान लो हम लिक्विड और गैस को कंपेयर करते हैं। सपोज इतना हिस्सा लगभग लिक्विड का है, ऊपर वाला गैस का है, तो ये थोड़ा सा एटम जो है पास रहेंगे, है ना, ऐसे। और थोड़ा जैसे ही ऊपर चलोगे, ये दूरी बढ़ेगी। तो ये जो 3% से हो सकता है कुछ ज़्यादा बढ़ जाए परसेंटेज। बाकी ये जो बीच का स्पेस है, ये जो स्पेस है, यही क्या है, वैकेंट स्पेस। ये वैकेंट स्पेस है। तो वो ये है वेपर स्टेट और ये है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने पर यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो गैप यहाँ पर गैप भी होता है और यहाँ भी गैप होता है। बस इतना ही लिख दें, काफ़ी है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये एक थ्योरी हो गया। बस इसमें थोड़े छोटे पॉइंट है, 2 लाइन का थ्योरी है और कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतना लिख दिए, अब इसको डायग्राम में दिखा दिए। ठीक है, दूसरे थ्योरी की बात करते हैं। बर्नौली और स्कॉट ने क्या बोला, देखें। अब जो दूसरा बर्नौली और स्कॉट का थ्योरी था, उसने क्या बोला, इस थ्योरी के अनुसार जो द्रव है, लिक्विड है, उनका स्ट्रक्चर एक तरह से बिखरा हुआ होता है, लेकिन एक पैकेट में बिखरा हुआ होता है, बोला मतलब एक गुच्छे में। और वो गुच्छा कैसे होता है, वो पंचभुजी गुच्छा होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ द्रव के जो अणुओं का जो स्ट्रक्चर है, उसको बोला कि द्रव के अणु एक ग्रुप में गुच्छे के रूप में बिखरे हुए होते हैं। हालांकि उनकी उस गुच्छे का नियमित व्यवस्था नहीं होता, लेकिन उस एक गुच्छे को अंदर देखोगे तो वहाँ पर एक नियमित व्यवस्था दिखता है, जो एक पंचभुजी व्यवस्था होती है, ऐसा बोला गया। क्या बोला गया भी, एक बार लिख देता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार इसने क्या बोला कि द्रव अणु एक ऐसा लिख सकते हैं, द्रव अणु अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, परंतु अनियमित रूप से गुच्छों के रूप में लिखता हूं, गुच्छों के रूप में बिखरे होते हैं। और परंतु एक गुच्छे के अंदर अणुओं की पंचभुजी व्यवस्था होती है, अणुओं की पंचभुजी व्यवस्था होती है, ये आप बता सकते हैं, पंचभुजी व्यवस्था होती है। ठीक है, कैसे? अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में भी बता देता हूँ भाई, कि इन लिक्विड हैव irregular arrangement of small groups
इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, each group have pentagon structure, ठीक है। ये तो हो गया इस द्रवावस्था के बारे में। अब एक सॉलिड से भी कंपेयर करते हैं, परंतु जो सॉलिड स्टेट है, परंतु ठोस में यही षटकोणीय व्यवस्था में होता है ये, परंतु ठोस में नियमित क्रम में षटकोणीय व्यवस्था होती है ना। यहां से षटकोणीय लिख देता हूं, षटकोणीय व्यवस्था होती है ना। बट इन सॉलिड स्टेट रेगुलर हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स आर देयर। ये लीजिए, परंतु ठोस अवस्था में एक नियमित षटकोणीय व्यवस्था होती है। अब यहां से देखें, नियमित षटकोणीय व्यवस्था वहां तक ठीक है, नियमित षटकोणीय व्यवस्था होती है, यहां तक ठीक है, लेकिन अब कैसे करें? तो मैं बोलता हूं कैसे दिखाते हैं, तो एक तरफ लिक्विड बनाता हूं और एक तरफ सॉलिड बनाता हूं। कंपैरिजन किसके बाद और क्या क्या बातें निकल के सामने आएगी उसको मैं केवल बोल दूंगा, शब्दों में आप लिख लेना। जैसे देखो, एक लिक्विड अवस्था की बात करते हैं, तो लिक्विड अवस्था में अणुओं को ऐसे सोचा गया, लिक्विड अवस्था में अणुओं को ऐसे सोचा गया। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, और भी अणु हैं लेकिन मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। एक ये है, लेकिन इसी को जब सॉलिड में पहुंचाते हैं तो सॉलिड में ये ऐसा दिखेगा, ऐसे, ठीक है। थोड़ा छोटा करके दिखाया हूं जानबूझ के, इसी के साइज का बनाऊंगा तो ये और पास आ जाएंगे, है ना। हालांकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी होता है सॉलिड में हेक्सागोनल के अलावा, लेकिन हेक्सागोनल सबसे कॉमन है, ऐसे। तो यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है? ये सॉलिड का है, ये षटकोणीय है, और ये क्या है? पंचभुजी, पेंटागोनल। तो पेंटागोनल और हेक्सागोनल में देखो दो और हम बातें यहाँ से लिख सकते हैं। क्या बात? कि ये पंचभुजी है तो इसके एटम क्या है? थोड़ा सा दूर दूर है, क्योंकि इस सर्कल में 5 एटम है तो थोड़ा दूर दूर है, लूज है, इसका पैकिंग क्या है? लूज है। जबकि यहाँ षटकोणीय है तो एटम पास पास है, इनका पैकिंग क्या है? रिजिड है, दृढ़ है, ये लूज नहीं है, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं भाई? यहाँ ये अगर दोनों में देखें तो यहाँ पर इनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी होता है, जबकि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी होता है। ये दो बातें जरूर लिखिएगा इसके बाद, कि इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि पांच भुजी होने के कारण इसमें अणुओं के बीच का संकुलन कम होता है, जबकि यहाँ षटकोणीय होने के कारण अणुओं के बीच का संकुलन अधिक होता है। संकुलन मतलब पास पास अधिक होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कंक्लूजन, यहाँ पंचभुजी में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जिससे ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश में है। यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जिससे ये पास पास है। तो ये बातों को और बोल दीजिए, तो ये एक दूसरा थ्योरी हो जाता है, बर्नेल और स्कॉट का थ्योरी। एक और तीसरा है साइटोबैटिक प्रिंसिपल, वो क्या है उस पर भी हल्का सा बात कर लिया जाए। तो पहले इसका नोट करिए, दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा हम चलते हैं साइटोबैक्टिक समूह मॉडल, साइटोबैक्टिक ग्रुप मॉडल, इसको नोट करें। अब तीसरा एक थ्योरी और बच गया, जो तीसरे एक थ्योरी को देखिए, साइटोबैक्टिक समूह मॉडल या साइटोबैक्टिक ग्रुप मॉडल। क्या है ये? इस सिद्धांत के अनुसार जो द्रव के अणु हैं वो एक झुंड में रहते हैं, और एक झुंड में लगभग 100 या 100 से अधिक अणु होते हैं। क्या क्या बोल रहा हूँ? इस सिद्धांत के अनुसार द्रव किसके रूप में रहते हैं? कि द्रव जो है वो एक झुंड के रूप में रहते हैं। लिक्विड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, और हर एक समूह में 100 या 100 से अधिक अणु होते हैं। ईच ग्रुप हैव एटलीस्ट 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल, और इस एक समूह को ही हम साइटोबैक्टिक समूह कहते हैं। इन दिस वन ग्रुप इज मेंशन्ड एज साइटोबैक्टिक ग्रुप, या इज नोन एज साइटोबैक्टिक ग्रुप, है ना। एक ग्रुप को हम साइटोबैक्टिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो
तो साइटोबैक्टिक ग्रुप कहा जाता है इनको। ये जो ग्रुप हैं वो ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये ग्रुप डिस्टर्ब होते रहता है, फिर नया बनते रहता है, फिर डिस्टर्ब होता रहता है, फिर नया बनते रहता है, तो इससे एक चल रहा है ऐसा फील आता है। तो साइटोबैक्टिक का जो यहाँ पर इस थ्योरी का जो सेंटेंस है उसको मैं बारी बारी से लिख देता हूँ, जैसे कि क्या कहते हैं इसको, स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे लिख देता हूँ, इसके अनुसार द्रव अवस्था का संरचना कुछ अणुओं के समूहों से बना होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि लिक्विड इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हम एक ग्रुप की बात करें, प्रत्येक समूह में 100 या 100 से अधिक, प्रत्येक समूह में 100 या 100 से अधिक अणु होते हैं। 100 से अधिक अणु होते हैं, ठीक है, जिन्हें साइटोबैक्टिक समूह कहा जाता है। इसी को हम लोग साइटोबैक्टिक समूह बोलते हैं। साइटोबैक्टिक समूह कहा जाता है ना। क्या लिखे हुए कि each group have 100 or more molecules, and this is known as cytobactic group. This group is known as cytobactic group. अब ठीक है, ग्रुप के बारे में, साइटोबैक्टिक ग्रुप किसको बोल रहे हैं वो समझ में आ गया। अगली बात कि ये साइटोबैक्टिक ग्रुप स्थायी नहीं होता। स्थायी नहीं होता का मतलब क्या, कि ये ग्रुप डिस्टर्ब, मतलब व्यवस्था, 100 जैसे 100 अणु का झुंड मिला, वो झुंड धीरे धीरे बिखर गया, फिर नए झुंड बने, फिर धीरे धीरे बिखर गया, फिर नए झुंड बने, ऐसे चलते रहता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं कि यह तीसरा पॉइंट यह समूह स्थायी नहीं होता। ये समूह हैं, बहुत सारे होते हैं, ये समूह हैं स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं होते, है ना। लगातार ये बिखरते और बनते रहते हैं, बिखरते और बनते रहते हैं, और बनते रहते हैं। These groups are not stable. They are formed and disturbed regularly. ये बनते भी हैं और डिस्टर्ब भी होते हैं। अब कैसे दिखाना है उसको जरा देखो। मान लो ये समूह है, एक बड़ा सा बॉक्स बनाया हूँ। बॉक्स में क्या है कि यहाँ पर एक साइटोबैक्टिक समूह है, सपोज झुंड है कुछ अणुओं के। तो इस झुंड को देखिए, ये अब इस झुंड की जो डेंसिटी वो कम होने लगी, ठीक है।
फिर यहाँ पर एक और झुंड हमको मिला, एक झुंड हमको यहाँ और मिला, पता नहीं हो चल रहा है ना, झुंड में धीरे धीरे वो कम हो रहा है और धीरे धीरे फिर झुंड बन गया। तो ये देखो ये जो है एक झुंड, ये साइटोबैक्टीरिक समूह है, ये एक साइटोबैक्टीरिक समूह धीरे 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 बिखर गया, फिर कहीं जाके फिर इकट्ठा हो रहा है, फिर बिखर रहा है। मतलब ऐसा होता है कि ये झुंड स्थायी नहीं होते, ये झुंड बिखरेगा, टूटेगा, फिर नया बनेगा, फिर टूटेगा, फिर नया बनेगा, फिर टूटेगा, फिर नया बनेगा। ये प्रोसेस चल रहा है, बार बार चल रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये साइटोबैक्टीरिक समूह यहाँ से ये जो एटम है, वो मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आगे चलते ही रहते हैं। तो साइटोबैक्टीरिक समूह समझो बिखरते ही रहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो तीसरा सिद्धांत है, जिसमें एक समूह को नाम दे दिया गया पर्टिकुलर साइटोबैक्टीरिक समूह। और लिक्विड की संरचना में ये 3 फेमस थ्योरी हो गए। जब भी हमको एग्जाम में अगर लिक्विड की संरचना पूछता है, इवन 2 नंबर या 3 नंबर जितना भी पूछे, आप यहाँ तक लिखो। एक नंबर पूछ दे तो कम से कम हल्का हल्का एक लाइन का सेंटेंस लिख के छोड़ दीजिए। बट मोस्टली ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी वो 3 नंबर कर सकता है, तो 3 नंबर के चांसेस कम है। ठीक, तो इस थ्योरी में इतना, स्टीवर्ट ने दिया, याद रखना लास्ट वाले को। क्लियर? तो यहाँ तक लिक्विड की संरचना को रखिए।